सनातन शक्ति सुनने वाले सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आज हमारे साथ एकजुट जम्मू के अंकुर शर्मा जी हैं। अंकुर शर्मा जी एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं और एक प्रखर वक्ता हैं। अंकुर शर्मा जी ने जम्मू क्षेत्र के लिए बहुत कार्य किए हैं। तो अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सनातन शक्ति में। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे इस शो पे आए और मैं आपको फॉलो करती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ आपके बारे में। तो मुझे एक बात हमेशा खटकती है कि जम्मू एक इतनी समृद्ध बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल लीनिएज से आके आज की तारीख में, जैसा कि आप कई बार बोलते हैं कि कश्मीर की कॉलोनी बन के रह गया है, तो क्या आप हमें बताएंगे कि ये सारा कैसे हुआ, कैसे एक इतना समृद्ध क्षेत्र एक कॉलोनाइजेशन का शिकार हो गया? देखिए, आप जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में जो डिस्टिंक्शन थी, तो जम्मू कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट। लेकिन 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, सौभाग्य से हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन जम्मू संभाग जो पहले जम्मू कश्मीर पे राज करता था, वो कश्मीर का गुलाम हो गया। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर को लेके भारत की राजसत्ता, इंडियन स्टेट की पॉलिसी ये रही कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हुक्मरानों के हाथ में सत्ता सौंप के ही जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को चलाना है। ये स्पेसिफिक स्टेट पॉलिसी पैराडाइम का मैं जिक्र कर रहा हूं, कोई एनालिसिस या कोई वैसी कोई बात नहीं है, बल्कि ऑफिशियल इंडियन स्टेट्स पॉलिसी ऑन इट। देखिए, वो टू नेशन थ्योरी का समय था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, मतलब भारत से कट के पाकिस्तान बना था, और दुनिया को ये बेचने की कोशिश की गई थी कि देखिए, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने 1947 में हिंदुस्तान का दामन थामा। तो अगर जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का चेहरा कश्मीरी मुसलमान होगा, तो दुनिया के सामने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की विक्ट्री के तौर पे इसे पेश किया जा सकता है। अब इस सोच में निहित ये था कि जम्मू को सेकेंड क्लास, हॉस्टेज, एनस्लेव्ड, एक कॉलोनी के रूप में कश्मीर के हाथ में सौंपना है, ये इसमें निहित था। तो देखिए, ऐसे इतिहास में बहुत सारी फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग के कारण, फ्लॉड पॉलिसीज के कारण राष्ट्रीय हित का अहित हुआ है। ऐसी ही बहुत बड़ी एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर के इतिहास में जम्मू के साथ ये हुई। अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिसी 2014 तक तो फॉलो की गई, लेकिन 2014 के बाद जब हमें उम्मीद थी कि इस पॉलिसी को रिवर्स किया जाएगा, तो हमने देखा कि ये पॉलिसी 2014 के बाद और सुदृढ़ता से इसे अडॉप्ट करके भारत की राजसत्ता ने इस पॉलिसी को परपेचुएट करने का काम किया। 2014 तक नॉर्मली ये फॉलो हो रही थी, लेकिन और वाटर टाइट कंपार्टमेंट में इसे डाल के 2014 के बाद भी इसे फॉलो करने का काम किया। इसीलिए आपने देखा कि चूंकि सत्ता का केंद्रीकरण कश्मीर संभाग में हुआ, इसीलिए आपने देखा कि जम्मू किसी भी फ्रंट पे आप देखें, डेवलपमेंट के फ्रंट पे देख लें, एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे देख लें, शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी उसमें देख लें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के मामले में देख लें, जम्मू के टूरिस्ट एरियाज के संदर्भ में आप देख लें, तो वहां पे कुछ नहीं हुआ और एक कॉलोनी के रूप में शोषित ही होता रहा। तो बेसिकली इट इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दिल्ली एंड कश्मीर बेस्ड इस्लामिस्ट, प्रो इस्लामिस्ट, हाफ सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज कि जम्मू कश्मीर को इस तरीके से चलाना है कि जम्मू पिसता रह रहा है। इसीलिए फिर हमने ये नारा दिया है कि लेट जम्मू बी ए सेपरेट स्टेट, ताकि कश्मीर और दिल्ली के बीच का ये समझौता टूटे। इनफैक्ट वो तो हमारा फाइनल पॉलिटिकल गोल हो ही गया, लेकिन इस समझौते के कारण जो जो जम्मू को फेस करना पड़ा 2014 ऑनवर्ड से ही, उसके खिलाफ हमने जंग छेड़ी, मुहिम छेड़ी, और पहली बार इस दिल्ली और कश्मीर बेस्ड हाफ सेपरेटिस्ट रेजिम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे चुनौती दी। तो उसमें हमें कई सक्सेसेस भी मिली, मुझे लगता है दूसरे चरण में उनकी चर्चा भी करेंगे उन इश्यूज पे। बट ब्रॉडली आप यही समझ लीजिए कि दिल्ली ने जम्मू को, नेशनलिस्ट पॉपुलेशन को, हाफ सेपरेटिस्ट के हाथ में सौंप दिया। तो इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370
और उसके बाद ये काफी लोगों का मानना है कि एब्रोगेशन तो बहुत अच्छा था, लेकिन देन द होल प्रोसेस गॉट वेरी वाटर्ड डाउन. सो इफ यू कुड जस्ट एक्सप्लेन दिस टू आवर व्यूअर्स. देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ ग्राउंड पे पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए या इनफैक्ट 370 को खत्म करवाने के लिए एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने के लिए जो रीसेंट पास्ट में, मैं नहीं कहता हमारा है, सबका है, रीसेंट पास्ट में एकजुट जम्मू ने बहुत काम किया 370 एब्रोगेट होने से इमीडिएटली पहले. हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, आर्टिकल 35A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो चैलेंज की गई थी उसमें एकजुट जम्मू हमारा संगठन वाज वन ऑफ द पिटिशनर्स आल्सो. और हमारा आर्ग्यूमेंट 370 और 35A को के खात्मे को लेके ये था कि देखिए 370 भारत की सेकुलर धरती के अंदर एक नॉन सेकुलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट को निर्माण करता है. जी. आर्टिकल 370 हमारे सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेक्युलर प्रोविजन है जो अल्टीमेटली कम्युनल आउटकम सुनिश्चित करता है. भारत की सेकुलर धरती के अंदर एक पाकिस्तान को निर्मित करता है. 370 ये सुनिश्चित करता था कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए हिंदुस्तान का संविधान जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा. चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए इस स्टेट का अलग झंडा और अलग संविधान होगा. स्टेट विद इन स्टेट, और का आधार था मुस्लिम सब नेशनलिज्म. बाकी जितनी भी तमाम स्टेट्स हैं भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में, संघ का किसी भी स्टेट के साथ वैसा रिश्ता नहीं रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप नहीं रहा जिस तरीके का जम्मू कश्मीर के साथ था, और आधार था मुस्लिम सब नेशनलिज्म. तो हमने ये कहा कि when article 370 and 35A have been used to create a Pakistan within India, so why should you not demolish it? Why should you allow it to continue? और जबकि ये एक टेम्पररी और ट्रांजिटरी था. तो हमने जिस दिन 370 और 35 से खत्म हुआ उस दिन हमने बहुत जश्न मनाए, लेकिन साथ ही वी कॉशन्ड द गवर्नमेंट टू रिमेंबर कि आपने इस्लामिक स्टेट या नॉन सेक्युलर स्टेट एज अ लीगल एंटिटी को ही केवल ध्वस्त किया है 370 और 35 को खत्म करके. डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है. डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट का क्या मतलब हुआ कि 370 और 35 के कारण जिस तरीके का स्टेट सेटअप बना था, so they had the capability to plant individual policies and formulations within the state apparatus, जो अल्टीमेटली सरकारी तंत्र को, राज व्यवस्था को उसी तरीके से चलाएगी जैसे 370 और 35 से चलाने वाली पहली सिस्टम्स उसको चलाते थे. हमने ये कहा कि you have to take article 370 and 35A's abrogation to its logical conclusion. आपको 10 कदम और उठाने हैं ताकि ये डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट भी ध्वस्त हो. अनफॉर्चुनेटली 370 और 35 के खात्मे के बाद भारत सरकार की तरफ से कोशिश ये की जाने लगी कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट को हम ये संदेश दें कि सब कुछ पहले की तरह ही होगा, केवल किताबों में से, केवल कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने ये प्रोविजंस हटाए. तो एक कदम आगे तो बढ़ाया, लेकिन 3 कदम पीछे बढ़ाने वाले काम भी बहुत सारे भारत सरकार ने किए. जिसने कंप्लीट सर्कल उस समय कंप्लीट किया जब आपने ऑल पार्टी मीटिंग में देखा कि स्टेक होल्डर्स के नाम पे केवल कश्मीर बेस्ड हाफ सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता दिया गया. मतलब आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का समय आया. भारत सरकार ने सोचा कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे और डायलॉग प्रोसेस से जम्मू को पुनः बाहर एक्साइज आउट कर दिया. आपने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रेस बाइट्स भी सुनी होंगी. जिन विषयों पे चर्चा हुई उस मीटिंग में उन विषयों के बारे में भी जाना होगा. उसमें से कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सुनिश्चित करता हो, ऐसा आपने मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ा या सुना हो. जम्मू के जो मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज हैं एक क्षण के लिए भी उस डिस्कशन में नहीं आए. कहने के नाम पे जम्मू से कुछ लोगों को बुलाया गया था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्यों को बुलाया गया था. इनफैक्ट 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्यों को बुलाया गया था और एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेंबर्स को बुलाया गया था. ये वो लोग थे जिनके खिलाफ जम्मू संभाग के लोगों की ये शिकायत है कि आपने हमारे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में सौंप दिया. डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन को जगह ही नहीं दी गई थी. तो अनफॉर्चुनेटली 370 और 35 की एब्रोगेशन उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं जा पाई, जिसके कारण सिस्टम वैसा ही रहा जो 370 और 35 से पहले था. तो नेशनलिस्ट
और सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली इरोड ही होते रहे, और एक अनहोली कॉन्ट्रैक्ट, अनहोली अलायंस जो इंडियन स्टेट और कश्मीर बेस्ड इस्लामिस्ट एस्टैब्लिशमेंट के बीच में था, वो बैकडोर से चलता रहा। इस मीटिंग से पहले आपने देखा ट्रैक टू रही, ट्रैक टू डिप्लोमेसी रही, दुबई में टॉक्स रही। अल्टीमेटली जिन लोगों के हाथ में 70 साल से सत्ता थी जम्मू कश्मीर की, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज या कश्मीर रीजन, नैरेटिव ये बिल्ड किया गया कि यही लोग विक्टिम्स हैं, यही लोग नाराज हैं, इन्हें ही मनाना है, इनसे ही बात करनी है। यानी जो सत्ताधीश रहे वही विक्टिम्स भी थे दिल्ली की नजर में अभी तक। तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स आपको यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे। और आपने ये देखा कि सबसे बड़ा सिनिस्टर, सबसे बड़ा जो सबवर्सिव एक्ट रहा इंडियन स्टेट का पोस्ट 370-35A एब्रोगेशन, वो ये रहा कि जम्मू कश्मीर में जिस समय सत्ता वापस सौंपने का निर्णय लिया जाएगा, तो आधार उस सेंसस को बनाया जाएगा, उस बेसिस को बनाया जाएगा जिस बेसिस पे ये सुनिश्चित हो जाए कि सत्ता पुनः कश्मीर बेस्ड हाफ सेपरेटिस्ट पाकिस्तानी प्रॉक्सीज, पाकिस्तानी फ्लैंक जो पॉलिटिकल पार्टीज डिसगाइज्ड एज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एनसीपीटी, उन्हीं के हाथ में जाए। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिख दिया गया कि 2011 के फ्रॉड और फज्ड सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन होगी, यानी कश्मीर को अधिक सीट्स जाएंगी। अच्छा देखिए, ये सेंसस को लेके केवल एकजुट जम्मू या यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं का नहीं मानना, बल्कि भाजपा की भी आधिकारिक पोजीशन यही है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड था। तो देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि if you have to take 370 and 35A's abrogation to its logical conclusion, so why would you take a step which would ensure that the power again goes in the hands of anti-India political parties, half separatists, चाहे वो ऑटोनॉमी के नाम पे हाफ सेपरेटिज्म को चलाती हो, सेल्फ रूल के नाम पे हाफ सेपरेटिज्म को चलाती हो, आतंकवादी संगठनों से को कॉन्फिडेंस में लेके अलगाववाद की मूवमेंट को चलाती हो। व्हाई शुड यू डू दैट? इसी तरीके से थिंग्स मतलब चीजें चलती रही, एंड आई थिंक दैट इज द कॉज ऑफ वरी व्हिच एवरी इंडियन शुड। अंकुर जी, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दृढ़ता से आप इस बात पे लगे हुए हैं, हम सरकार को 2021 में जो हमारा जो जनगणना हो रही है, तो उसी के डेटा को लेने की हम पूरी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए हम सबको, कि सरकार वो डेटा ऑथेंटिक माने। और 2011 में तो 10 साल में तो दुनिया बदल जाती है। तो अंकुर जी, एक और है, आपने रोशनी एक्ट के खिलाफ बहुत काम किया, और रोशनी एक्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट व्हाट यू से एंटी डेमोक्रेटिक एक्ट, आई वुड से। तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, रोशनी एक्ट के बारे में? देखिए, मैंने जब कहा कि हाफ सेपरेटिस्ट पाकिस्तानी प्रॉक्सीज और इस्लामिस्ट पार्टीज जम्मू कश्मीर में डिसगाइज्ड हैं एज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, उसी बात को आगे लेके मैं चलूं तो मैं आपको बताऊंगा कि इनका मॉडस ऑपरेंडाई जम्मू कश्मीर में किस तरीके से काम करने का रहा। देखिए, कैलिफेट की जो मूवमेंट्स हैं पूरी दुनिया में जो चल रही, लार्जली स्टेट के लेवल पे स्टेट ओन्ड कैलिफेट मूवमेंट्स जो हैं, वो आप लार्जली 3 कैटेगरीज में उन्हें क्लासिफाई कर सकती हैं। एक तो खुमैनियों का ईरान हो गया, कि वहां पे स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज या स्टेट एज एन एंटिटी ही कैलिफेट को एस्टैब्लिश करने के लिए पूरी दुनिया में कार्यरत है। सुन्नियों में जाएं तो सऊदी अरेबिया हो गया, और अगर आप मिडिल ईस्ट में आ जाएं तो मुस्लिम ब्रदरहुड तीसरा एक मॉडल है। देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड इन तीनों में से सबसे डेंजरस मॉडल है, और वही मॉडल जम्मू कश्मीर में एनसीपीडीपी और कांग्रेस की वो इकाई जो कश्मीर बेस्ड इकाई है, इन्होंने अडॉप्ट किया है। मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल ये है कि आप मॉडर्न डेमोक्रेसीज को पर्ज करने के लिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स हैं उन्हें इस्तेमाल करें। आप उन फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाएंगे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में सबवर्जन कॉज करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करेंगे, या फिर उन्हें टूल्स की तरह इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए आप अपने जिहादी इस्लामिस्ट एजेंडा को अनलीश कर सकें अगेंस्ट द टारगेट पॉपुलेशन, अगेंस्ट द टारगेट नेशन, अगेंस्ट द टारगेट सिविलाइजेशन। यही
मोडस ऑपरेंडाई अडॉप्ट करते हुए कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा तक को इस्तेमाल किया अपने जिहादी एजेंडा को आगे लेने के लिए। 1990s में कश्मीर को हिंदू विहीन करने के बाद, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करने के बाद, 100% इस्लामाइजेशन करने के बाद नेक्स्ट टारगेट था कि जम्मू संभाग को, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू संभाग में, जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है, उसका इस्लामीकरण किया जाए। तो टेररिज्म का स्पिलओवर भी हुआ, लेकिन लार्जली इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने जिम्मेवारी उठाई। कश्मीर में आतंकवादियों ने और वहां के समाज ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने जिम्मेवारी उठाई। वहां पे टेररिस्ट लेड वो एथनोसाइड था, जेनोसाइड था। लेकिन जम्मू संभाग के इस्लामीकरण में एनसी, पीडीपी और इन मेन स्ट्रीम कश्मीर बेस्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने जिम्मेवारी उठाई। मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल को डिप्लॉय करते हुए ने हमारे लेजिस्लेचर को इस्तेमाल करके कानून बनाया, जिस कानून के जरिए इन्होंने सरकारी भूमि जम्मू संभाग में मुसलमानों को देने का काम शुरू कर दिया। रोशनी एक्ट, जेएंडके स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट, जिसे रोशनी एक्ट के नाम से जाना जाता था, उसमें यह कहा गया था कि जो लोग सरकारी भूमि के एनक्रोचर्स हैं, इस कानून के तहत उन लोगों को सरकारी भूमि के मालिकाना हक दे दिए जाएंगे। तो आवेदन मंगवाए गए, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों का कब्जा करवाया गया जम्मू संभाग में स्थित स्टेट लैंड्स पे, और रोशनी एक्ट के तहत बहुत बड़ा भूभाग हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में मुसलमानों के नाम कर दिया गया। जी केजी की रिपोर्ट के हिसाब से 20 लाख कनाल्स ऑफ स्टेट लैंड अंडर एनक्रोचमेंट थी, और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स थे। आप समझ लीजिए कि उदयपुर, जोधपुर जैसे बड़े बड़े शहर का जितना भूभाग है, इतना भूभाग। तो आप समझिए कि एक कानून को इस्तेमाल करके अगर आप मुसलमानों को स्टेट लैंड्स देके एक जगह के धर्म के अनुपात को आर्टिफिशियली चेंज कर रहे हैं, तो आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके, सेक्युलर लॉज को इस्तेमाल करके आपकी सिविलाइजेशन, सभ्यता और आप पे कितना बड़ा ये आघात है। तो हमने इस कानून को लेजिस्लेटिव जिहाद का नाम दिया। टेररिस्ट आर्म्ड जिहाद करते हैं, अलगाववादी विचारधारा को लेके इंटेलेक्चुअल प्रोबेबली जिहाद करते हैं, उसे और भी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो जिहादिस्ट्स हैं, जो डिसगाइज्ड हैं एज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, वो लेजिस्लेटिव जिहाद करती है, वो एग्जीक्यूटिव जिहाद करती है। लेजिस्लेटिव जिहाद की एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से हमारी विधानसभा को इस्तेमाल करके कानून बनाया गया, जिसके जरिए जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने का षड्यंत्र रचा गया। कानून बना के मुसलमानों को जम्मू संभाग में बसाने का काम किया गया, ताकि जम्मू का धीरे धीरे इस्लामीकरण किया जा सके। उसी तरीके से 14 फरवरी 2018 का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के द्वारा। वो चीफ मिनिस्टर भाजपा पीडीपी कोalition गवर्नमेंट में थी 2018 में। भाजपा और पीडीपी की सरकार में 14 फरवरी 2018 का 4 या 5 पन्ने का एक ऑर्डर इशू किया गया, जिस ऑर्डर में ये लिखा था कि अगर मुसलमान जम्मू संभाग में सरकारी भूमि, फॉरेस्ट की लैंड, रिवर बेड्स पे कब्जा करते हैं, तो कोई डीएम, एसएसपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अगर किन्हीं केसेस में कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ जाती है, मान लो कोई कोर्ट में गया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो एसएसपी को क्लियर निर्देश थे चीफ मिनिस्टर के कि आप ऐसी एविक्शन कैरी आउट करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। साथ ही साथ मुसलमानों को गौहत्या और बोवाइन स्मगलिंग करने के लिए लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई थी। इसी ऑर्डर में यह लिखा गया था कि अगर मुसलमान गौहत्या या बोवाइन स्मगलिंग में पाए जाते हैं, तो कोई डीएम, एसएसपी उनके खिलाफ सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करेगा। तो चीफ मिनिस्टर ने हमारे डेमोक्रेटिक स्पेस को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेटिक पोजीशन को इस्तेमाल करके एक ऐसा आदेश निकाला जिसमें मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी गई थी हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में जमीनों पे कब्जा करने की और वहां पे बसने की और गौहत्या। जहां तक आई थिंक दिस वाज अ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। ये एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, मतलब कि किसी को पता भी ना लगे और अंदर अंदर ये अपना करते रहे काम। ये क्लासिफाइड था। रोशनी तो पूरा 2/3 मेजॉरिटी से पास किया हुआ एक्ट था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा ये एक ऐसी विधानसभा थी जहां पे 2/3 मेजॉरिटी से भी कुछ एक्ट्स पास किए जाते थे। मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा,
लेकिन वो एक जी। पब्लिक डॉक्यूमेंट था, लेकिन इतनी नुआंस और सटल अप्रोच उसमें थी कि किसी को पता ही नहीं था कि इस लेजिस्लेटिव टूल को जिहादी टूल बना के हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। वो जी। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो 14 फरवरी 2018 के चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, उसकी जी। जानकारी बीजेपी कोalition पार्टनर जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बाहर आके कहा कि हमें भी नहीं। इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को स्वयं मैंने आके पब्लिक पे, प्रेस के सामने आके एक्सपोज किया था, जिसके जी। बाद कई कोशिशें की गई सिटिंग चीफ मिनिस्टर के द्वारा मुझ पे कार्रवाई करने की, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेने की, पब्लिक सेफ्टी एक्ट इन्वोक करने की या एफआईआर लगाने की। नहीं कर पाई वो, क्योंकि वी वर फाइटिंग विद द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। और जिस तरीके से जी। हमने जिहादी महबूबा हेडलाइन बना के उसे समाचार पत्रों में छपवाया था, या जिस तरीके से समाचार पत्रों ने छापा था, या प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से हमने एड्रेस की थी, तो इससे जी। बहुत बड़ा एक एक्सपोजे माना गया था। बट एनी हाउ, कहने का मतलब मैं ये आपको कह दूं कि ये जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ब्रदरहुड के इस मॉडल को डिप्लॉय करके ये जिहादी एजेंडा को अनलीश करने का काम ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। वैसे ही अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो सर्विसेज का क्षेत्र हो, चाहे वो अपना बजटरी एलोकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया जाता था कि कश्मीर के हाथ में ही सारे रिसोर्सेज और सब कुछ रहे। जी। तो देखिए, एक जीनोसाइडल प्रोसेस अनलीश किया गया था जम्मू पे भी जी। इन्हीं तरीकों से। और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हीं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जिन्हें हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, लेकिन जी। मुस्लिम ब्रदरहुड के जी। जिहादी एजेंडा को अनलीश यहाँ पे कर रहे हैं। जी। तो जी। जी। इस्लामीकरण की सिग्निफिकेंस आपको समझनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर को एक स्प्रिंग बोर्ड, एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना है पूरे हिंदुस्तान की रेड के लिए, गजवाए हिंद के लिए, जब हिंदुस्तान के इस्लामीकरण के लिए उस प्रोसेस को अनलीश जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। रोशनी एक्ट को फिर 2014 में चुनौती देके हमने आई फाइल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन जे एंड के हाईकोर्ट, और अक्टूबर 2020 में इस कानून को हमने करवा दिया, ध्वस्त करवा दिया। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर तो निष्क्रिय करवा ही दिया था। तो दैट इज हाउ दे ऑपरेट। और इन ताकतों के साथ दिल्ली इनके पीछे खड़ी है अल्टीमेटली। Let's not use such strong words, अंकुर जी. I really hope कि आप जो कह रहे हैं वो गलत साबित हो। और आई ऑल्सो, लेकिन पिछले 70 साल का हमारा एक्सपीरियंस है और एम्पिरिकल एविडेंस। अभी तो मैंने आपको 2-3 तथ्य ही बताए, ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। आपने देखा महबूबा मुफ्ती को ही बुलाया गया जम्मू कश्मीर के फ्यूचर पे टॉक्स करने के लिए। आपने देखा फारूक अब्दुल्ला को ही बुलाया गया जम्मू कश्मीर के फ्यूचर पे टॉक्स करने के लिए। आपने देखा दिल्ली ने ही तय किया कि 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाएंगे, ताकि फिर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन्हीं के जैसे लोगों को ताकत मिले, सत्ता मिले। तो इसीलिए, और ये जो लड़ाई लड़ी, ये तो जम्मू के लोगों ने लड़ी। रोशनी कानून, मैं तो जम्मू से ही संबंधित हूँ, इन इश्यूज को लेकर लड़ाई तो हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। और इन इश्यूज को लेके इस ऑल पार्टी मीटिंग में अगर चर्चा भी नहीं हुई, सेंसस को लेकर चर्चा भी नहीं हुई, डेमोग्राफिक असॉल्ट ऑन जम्मू को लेकर चर्चा भी नहीं हुई, तो ये भी साबित करता है, हालांकि इनसफिशिएंट है, लेकिन फिर भी साबित करता है कि दिल्ली का नेक्सस, दिल्ली का कॉन्ट्रैक्ट कश्मीर बेस्ड इस्लामिस्ट हाफ सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अभी भी इंटैक्ट है। ये एक पॉलिसी पैराडाइम है। We have to break that. We have to break that. और हमें ये भी समझने की जरूरत है कि चूंकि ये सब चीजें हो रही हैं, तो वी कैन, मैं अगले चरण में एक्सप्लेन करूंगा कि द रियल प्रॉब्लम विद द इंडियन नेशन इज, जो राष्ट्र है, that this political entity which is a creation of the nation, state is an entity which is a creation of the nation, और नेशन की प्रोटेक्शन के लिए इसकी क्रिएशन की जाती है। इंडियन स्टेट is not only hostile towards Indian nation, but it is against the Indian nation. राज्य और राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बात, मैंने 35 पे काम किया था, तो उस दौरान मैं जम्मू में बहुत मेरा आना जाना हुआ। तो मैंने ये रोहिंग्या के बारे में अगर आप बताएं, रोहिंग्या को कैसे बसाया जा रहा है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं तो। देखिए, डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू या लैंड जिहाद ऑन जम्मू, या जम्मू को हिंदू माइनॉरिटी बनाना और जम्मू का इस्लामीकरण करना, आपको इस प्रोसेस से जोड़ के रोहिंग्यास की सेटलमेंट को देखना पड़ेगा। रोशनी कानून से मुसलमान बसा दिए, 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर से मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दे दी कि जमीनों पे कब्जा करो, उससे मुसलमानों को बसा दिया।
तीसरा जो टूल है वो रोहिंग्याज और बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्सक्लूसिवली हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में, जम्मू प्रोविंस में ही, कश्मीर में नहीं, केवल जम्मू प्रोविंस में हिंदू मेजोरिटी एरियाज में बसाने का काम यहाँ की स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज ने किया। जिस समय बीजेपी पीडीपी की सरकार थी तो महबूबा मुफ्ती ने फ्रंटल पोजीशन ली थी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को आगे एडवांस करते हुए कि इनकी सेटलमेंट्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इनको यहाँ पे प्रॉपरली सेटल किया जाना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने एनजीओ के माध्यम से, सरकारी एड के माध्यम से इन्हें घर दिए, इनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी चीजें सुनिश्चित की। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगी, कई लोगों के राशन कार्ड, आधार कार्ड और स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट जो हिंदुस्तानी नागरिकों के नहीं बनते थे वो भी बन गए। तो एक चंक इस डेमोग्राफिक असॉल्ट या लैंड जिहाद जम्मू पे एक तरीका इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को ला के यहाँ पे बसाने का भी था। साथ ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हमने एक रिपोर्ट मंगवाई। उस रिपोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये कहा गया कि जम्मू संभाग में जो रिवर बेड्स हैं उन पे इलीगल एनक्रोचमेंट्स हुई है। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो जम्मू के संदर्भ में रिपोर्ट मंगवाई थी उसमें 668 लोगों का जिक्र था जिन्होंने रिवर तवी, सूर्यपुत्री तवी, हिंदू मेजोरिटी जम्मू के बीच में से जो गुजरती है, जम्मू की म्युनिसिपल लिमिट में 668 लोगों ने इलीगल कब्जा किया है, उसमें से 667 मुसलमान थे। और यही सिचुएशन तमाम रिवर बेड्स पे है। आप रावी कठुआ से शुरू हो जाएं, बीच में उज्ज आएगा, बसंतर आएगा, आपका जम्मू में रिवर तवी आ गई, आपका आगे चले जाएंगे तो देवका आएगी, आपका चिनाब आ गया, आपका भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर जो बहती है वो सारा आ गया, जितने भी छोटे मोटे नाले हैं वहां पे तमाम आप देखेंगे कि एक धर्म विशेष के मुस्लिम समुदाय के लोगों का ही रिवर बेड्स और एम्बैंकमेंट्स पे कब्जा है। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसके जरिए जम्मू को डेमोग्राफिकली इन्वेड किया जा रहा है इस्लामीकरण करने के लिए। वैसे ही फॉरेस्ट लैंड्स को लेके भी जो डेटा डिवीजन बेंच हाई कोर्ट में आया जम्मू कश्मीर के, अराउंड 90% ऑफ द टोटल एनक्रोचर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स इन जम्मू प्रोविंस आर मुस्लिम्स। और ये सब होता है स्टेट सपोर्ट से। यू हैव अ फुल फ्लेज्ड कॉलोनी अराउंड जम्मू, बठिंडी इज द नेम, जो अभी भी एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया है, जहां पे सेल परचेज जमीन की नहीं हो सकती क्योंकि फॉरेस्ट जमीन है। यू विल फाइंड 15 to 20,000 concrete built homes exclusively belonging to Muslim community. Ghettoization, मस्जिदें, मदरसे, अपार्ट, 15 से 20,000 घर। सो एक मॉडल है जहां पे पूरे हिंदू मेजोरिटी टाउन के अराउंड जो एक फॉरेस्ट एरिया है उस पे एक समुदाय विशेष के लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक शहर बना दिया गया है। और इसी मॉडल को ये रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं बाकी हिंदू मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। रसाना का झूठा कांड, रसाना कठुआ जो फेमस रेप एंड मर्डर केस था, वो भी जो एक इन्होंने टूल इस्तेमाल किया था जम्मू इस बठिंडी मॉडल को कठुआ में रेप्लिकेट करने के लिए, जो देश समझ नहीं पाया, हमारी भारत की सरकार समझ नहीं पाई और जम्मू संभाग के लोगों की जो सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड थी उसे ठुकरा के इस्लामिस्ट के हाथ में भारत सरकार ने खेलने का काम जो उस समय किया था, मीडिया को भी मैनेज करके, वो उसकी बहुत बड़ी एक इंस्टेंस है कि किस तरीके से जम्मू को डेमोग्राफिकली इन्वेड किया जा रहा है और किस तरीके से दिल्ली इन्हीं ताकतों के साथ देश की खड़ी है। इतना कठोर ना हो अंकुर जी दिल्ली के प्रति, ये रियलिटी हम सब साथ हैं। देखिए आप मुझे बताइए, मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊंगा, लेट्स टॉक इट। देखिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ और जम्मू के हिंदुओं के साथ, जम्मू हिंदू जो जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, उनके साथ 1990s और अर्ली 2000 में जो भी हुआ वो नरसंहार था, वो जेनोसाइड था। भारत सरकार ने आज तक ऑफिशियली उनके साथ जो हुआ उसे नरसंहार घोषित नहीं किया। यूएन कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्ट एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, इंडिया इज अ सिग्नेटरी कन्वेंशन, लेकिन चूंकि परपेट्रेटर मुसलमान है और जेनोसाइड हिंदू का हुआ है और मुसलमान को भारत की राजसत्ता नाराज नहीं करना चाहती क्योंकि मुसलमान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जम्मू कश्मीर को चलाने का, तो इसीलिए उसे नरसंहार घोषित नहीं कर। 2 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, जून 2016 से 12 मार्च 2018 को स्वयं जजमेंट करवाई, 2 साल केस लड़के, कि जम्मू कश्मीर में नॉन मुस्लिम्स के माइनॉरिटी राइट्स मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को टीएमए पाई जजमेंट की वायलेशन में और सुप्रीम कोर्ट की तरह तरह की रूलिंग्स की वायलेशन में दिए जा रहे हैं।
12 मार्च 2018 को दोनों सरकारों से ये एफिडेविट फाइल करवा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जम्मू कश्मीर में अब मुसलमानों को माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। 60 से 70 स्कीम्स का फायदा। प्रधानमंत्री कार्यालय से 15 सूत्रीय कार्यक्रम अंकुर की जी, इम्प्लीमेंटेशन ये गाइडलाइंस वाला में जो इम्प्लीमेंटेशन जी, गाइडलाइंस में मैं ये ये कहा कहना गया। चाह रही थी कि ये विषय ना थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप विस्तार से समझाएं कि ह्यूमन राइट्स आर ओनली फॉर माइनॉरिटीज और किस तरह से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, तो जरा आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा होगा। तो समझिए कि नॉन मुस्लिम्स के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैन्स के लिए, बुद्धिस्ट के लिए आने वाला पैसा और सब स्कीम इंडियन स्टेट, भारत की राजसत्ता, डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और मेरा 2 साल की संघर्ष के बाद ये मुसलमानों को जम्मू कश्मीर में दे रही है। ये ना केवल स्टेट एक्सचेकर को लॉस है, बल्कि डिनायल ऑफ फंडामेंटल माइनॉरिटी राइट्स टू द एक्चुअल माइनॉरिटीज इन J&K भी है। भारत की राजसत्ता माइनॉरिटीज के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट करके, डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब देखिए, ये केवल इतना ही नहीं है कि नॉन मुस्लिम्स के फंडामेंटल राइट्स और स्कीम्स का फायदा मुसलमानों को दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो सेसेशनिज्म की स्ट्रगल है, जो अलगाववाद की स्ट्रगल है, इसे इंटरनेशनल सपोर्ट यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज की इसी आधार पर मिलती है कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान माइनॉरिटी स्टेटस हासिल किए हुए बैठा है। जब देखिए, मुख्य मुद्दा ही ये है, मुख्य मुद्दा ये है। तो देखिए, ह्यूमन राइट्स आर अवेलेबल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द यूएन चार्टर जो ह्यूमन राइट्स पे है। ह्यूमन राइट्स अवेलेबल ही रहते हैं केवल माइनॉरिटीज को अगेंस्ट द स्टेट। तो चूंकि कश्मीरी मुसलमान के पास माइनॉरिटी स्टेटस गलत तरीके से लेकिन है, तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन की झूठी स्टोरीज गढ़ के यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि इंडियन स्टेट हमारे ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है और इसीलिए आप जम्मू कश्मीर के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करिए। क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है यूएन चार्टर ऑन ह्यूमन राइट्स, इसीलिए इंडिया के इंटरनल और सोवरेन अफेयर्स में यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज और बाहरी ताकतें, थर्ड पार्टीज इंटरफेयर कर सकती हैं और वो इन कम्युनिटीज के पीछे खड़ी हो जाती हैं, जिससे सेसेशनिज्म की स्ट्रगल को एक इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद माइनॉरिटी स्टेटस खत्म कर दिया होता तो सेसेशनिज्म की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि तब फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का सवाल नहीं आता, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशंस माइनॉरिटी राइट्स से ही संबंधित है। तो देखिए, मुझे बताइए, क्या भारत की राजसत्ता, इंडियन स्टेट दिल्ली, सेसेशनिज्म की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट खुद प्रोवाइड नहीं करवा रही है J&K में? क्या ये पाकिस्तान कर रहा है? क्या ये यूएस कर रहा है? क्या भारत की राजसत्ता इंडियन नेशन के खिलाफ काम नहीं कर रही है? केवल इसी इंस्टेंस को आप देखिए कि जो एरिया आपसे अलग होना चाहता है उसके लिए इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए लीगल फ्रेमवर्क आप ही उन्हें तैयार करके दे रहे हैं, आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, क्या इंडियन स्टेट नेशनल और सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट्स के विरुद्ध काम नहीं कर रही? पाकिस्तान का टारगेट इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज है। पाकिस्तान का टारगेट डिस्ट्रक्शन ऑफ सनातन इंडिक सिविलाइजेशन। सनातन इंडिक सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्लामीकरण हिमालयाज का करना पहला बहुत बड़ा स्टेप है, द ओनली स्टेप इन फैक्ट, क्योंकि हिमालय ही सनातन का क्रैडल है, पालना है। हमारा ऋषि ऑर्डर, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे मठ, हमारे तमाम सनातन की धरोहरें हिमालय में ही तो स्थित हैं। तो पहले चरण में कश्मीर का इस्लामीकरण करके पाकिस्तान ने हिमालय के इस्लामीकरण करने में पहली बड़ी जीत पा ली, जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां से नरसंहार करके निकाला। तो एक और तो भारत सरकार कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे नरसंहार नहीं मानती, क्योंकि फिर मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई करनी, बल्कि इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयस के प्रोसेस को भी तो फैसिलिटेट कर रही। हमारी मांग ये थी कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू को सेपरेट स्टेट बना के कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ें, वहां पे विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को बैठाएं, वहां पे यूटी बना के उन्हें एक एक्सक्लूसिव लैंड डोमेन देके उनके साथ न्याय करें। 2 ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करेंगे, एक तो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड के साथ न्याय होगा, पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, और दूसरा इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के प्रोसेस पर रोक लगेगी, क्योंकि यू वुड बी क्रिएटिंग अ जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड विद इन इस्लामाइज्ड कश्मीर। लेकिन भारत की राजसत्ता डिनायल मोड में है और ये ना करके इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय
इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन इंडिक सिविलाइजेशन के प्रोसेस को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली फैसिलिटेट ही कर रही है। तो क्या ये कड़े शब्द होंगे ये कहना कि भारत की राजसत्ता एंटी नेशन है, इंडियन स्टेट एंटी नेशन है, एंटी सिविलाइजेशन है, हॉस्टाइल टुवर्ड्स सिविलाइजेशन है? मुझे बताइए। ये तो इफेक्टिव कदम उठाए जा रहे हैं। सेंसिस 2000 फ्रॉड सेंसिस पे डिलिमिटेशन करवाना, हिमालयस के इस्लामाइजेशन प्रोसेस को ना रोकना, माइनॉरिटी स्टेटस डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेसेशनिस्ट एलिमेंट्स को देना ताकि वो इंटरनेशनल सपोर्ट ले सके सेसेशनिस्ट मूवमेंट के लिए, ये इंडियन स्टेट कर रही है, ये पाकिस्तान नहीं कर रहा है। तो हम ये कहते हैं नॉर्मली कि देखिए पाकिस्तान, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। The state in Pakistan is a normal state with an abnormal nation. Indian state is abnormal with a normal nation. Indian nation को, भारत के राष्ट्र को ये फैसला करना है कि ये जो स्टेट एपरेटस हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने लिए क्रिएट किया है, पॉलिटिकल एंटिटी जिसे हम लेजिटिमाइज करते हैं, इसकी दशा और दिशा क्या है, इसकी करेक्शन के लिए हमें काम करना है। और ये तब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक इस चीज की अनुभूति नहीं हम कर लेंगे, अपनी चेतना में ये नहीं डाल लेंगे कि इंडियन स्टेट हैज गॉन अमॉक, इंडियन स्टेट हैज गॉन हॉस्टाइल टुवर्ड्स द इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन स्टेट हैज गॉन हॉस्टाइल टुवर्ड्स द इंडियन नेशन। देयरफॉर यू डोंट, ये तो मैंने एग्जांपल्स बता दी नेशनल लेवल पे, देयरफॉर यू डू नॉट सी यूनिफॉर्म सिविल कोड coming in force, therefore you do not see a strong anti cow slaughter law being legislated by the parliament. राष्ट्र की भावना है कि एंटी काउ स्लॉटर लॉ, एंटी कन्वर्जन लॉ ये बने जिसमें डेथ सेंटेंस या लाइफ सेंटेंस हो। राष्ट्र की भावना से विमुख होकर इंडियन स्टेट बिहेव करती है और कहती है नहीं बनाएंगे ये न, हालांकि ये चर्चा लंबी है, बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। और फिर जम्मू कश्मीर जो इस्लामिस्ट्स के द्वारा एक स्प्रिंग बोर्ड, एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, वो पॉलिटिकल एक्टर्स जो इसे स्प्रिंग बोर्ड बना रहे हैं इस्लामीकरण के प्रोसेस से, जम्मू की एक्सक्लूजन के प्रोसेस से, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्हीं को भारत सरकार मेजर स्टेक होल्डर्स मानती है जब जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक फ्यूचर का फैसला करने की बात आती है। डायलॉग प्रोसेस से नेशनलिस्ट्स को एक्साइज आउट कर देती है। सेपरेटिस्ट्स आर मेन स्टेक होल्डर्स एंड नेशनलिस्ट्स आर एक्साइज्ड आउट। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पे इंसेंटिव है, नेशनलिज्म पे कॉस्ट्स है। अगर आप नेशनलिस्ट हो तो देन यू विल हैव टू फेस द रॉथ ऑफ द इंडियन स्टेट। अगर आप अलगाववाद हो so then you can have a tea party meeting with the prime minister of the country, जहां पे आप जम्मू कश्मीर को आगे कैसे चलाया जाएगा उस पे चर्चा आप करें। So there are Indian state apparatus में भी ऐसे individuals, policies और formulations planted हैं जिसने इंडियन स्टेट को उसके ट्रू कैरेक्टर से दूर कर दिया है, राष्ट्र से विमुख कर दिया है। आई थिंक दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। और ये पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेवारी। जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण, पाकिस्तानी जनरल कहता है किताब लिखते हुए गजवाए हिंद पे कि फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज इंपॉर्टेंट, विद इन नॉर्दर्न इंडिया फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल। तो जम्मू इज फॉलिंग, कानून बना के जम्मू पे कब्जा किया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके जम्मू पे कब्जा किया जा रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेशीज को बसा के जम्मू पे कब्जा किया जा रहा है, सरकारी ऑर्डरों के जरिए जम्मू की फॉरेस्ट लैंड और रिवर बेड्स पे स्टेट कन्नाइवेंस एंड एक्ट्स ऑफ ओमिशन के जरिए कब्जा किया जा रहा है। इसे इस्तेमाल किया जाएगा पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए। इफ जम्मू फॉल्स, पंजाब फॉल्स, इफ पंजाब फॉल्स, दिल्ली फॉल्स, इफ दिल्ली फॉल्स, एंटायर नेशन फॉल्स। ये प्रोसेस निरंतर चल रहा है और हम ये देख रहे हैं कि इंडियन स्टेट वॉलंटरली इस प्रोसेस को रिवर्स करने के बजाय इस प्रोसेस के आगे बढ़ने में फैसिलिटेटर का काम कर रही है। जैसे मैंने बताया कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है उसे माइनॉरिटी स्टेटस देके, ह्यूमन राइट्स की शील्ड देके अलगाववाद की लड़ाई को इंटरनेशनल सपोर्ट दिलवाने का काम तो इंडियन स्टेट ही कर रही है। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और मैं आपको बताऊं, जिस समय मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कॉस्ट्स लगाई थी सरकारों पे। इनका कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पे एक बार 15,000 रुपए की कॉस्ट लगाई, जुर्माना लगाया, एक बार 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो बहुत 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 एक विगरसली केस को परस्यू करते हुए 2 साल में सुप्रीम कोर्ट से हमने इस केस पे निर्णय लिया जिसमें केंद्र और राज्य सरकार आपस में कई बार लड़ी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के कारण। फिर भी इन्हें बांध के एक पटल पे ला के एक एफिडेविट फाइल करवाया।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए अपने एफिडेविट को ही नहीं मान रहे हैं, कानून को ही नहीं मान रहे। आप समझिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय से 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलता है, जिसमें 15 डिफरेंट स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटीज के लिए होती है। उस कार्यक्रम की इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जो है, उसका क्लॉज 7B जो है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उसको वायलेट नहीं मिलेंगे। उसमें केवल ये नहीं लिखा, देखिए उसमें ये लिखा है कि चूंकि कानून ये है कि जो नेशनल माइनॉरिटी है, अगर वो किसी स्टेट में या यूटी में मेजॉरिटी है, उस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में उस नेशनल माइनॉरिटी को माइनॉरिटी स्टेटस हासिल नहीं। जैसे मुसलमान नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी में है, तो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस हासिल नहीं होगा। ये प्रिंसिपल लिखते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और यूटीज के नाम दिए हैं जहां पे नॉन मुस्लिम्स या नेशनल माइनॉरिटी मेजॉरिटी में, इन जगहों पे नॉर्थ ईस्ट का कुछ दिया है, कुछ यूटीज का दिया है, अंडमान एटसेट्रा, लक्षद्वीप, यहाँ पे बाकी नोटिफाइड माइनॉरिटीज को बेनिफिट्स मिलेंगे। उसकी उल्लंघना करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं हर वर्ष इन सब स्कीम्स का फायदा जम्मू कश्मीर में इलीगल बेनिफिशियरीज को दे रहा है। तो आप समझिए कि भारत की राज सत्ता पे कब्जा अंदर से कितना बड़ा है, कितना तगड़ा है कि अपने ही विरुद्ध काम कर रही है, अपने राष्ट्र के खिलाफ ही काम कर रही है। जहां तक मतलब आप जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि आपने 370 हटा के उसको पॉलिसी लेवल पे आपने ध्वस्त कर दिया, बट आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए, तो इम्प्लीमेंटेशन वही पहले की तरह हो रहा है। डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट ध्वस्त हो गई, डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है। जो खतरनाक है वो डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट है, क्योंकि डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट तो पार्लियामेंट में आप कुछ चीज 1-2 दिन लगा के आप उसे खत्म कर सकते हैं। डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट को खत्म करने के लिए एक रिलेंटलेस, कंसिस्टेंट आपको अप्रोच अडॉप्ट करनी है, और वो बहुत सारी चीजें करनी है जिसके बारे में हम समय समय पर सजेस्ट करते रहते हैं। जैसे इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर की इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को लेके, उसके रिवर्सल के प्रोसेस को लेके दे डू नॉट हैव अ प्लान। डेमोग्राफिक असॉल्ट ऑन जम्मू को लेके दे नाइदर हैव अ प्लान नॉर हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू एक्नॉलेज इट ऑफिशियली दैट दिस इज हैपनिंग। एग्जैक्टली। आज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकुर जी। आजकल आई एम इन्वॉल्व्ड इन बंगाल पोस्ट पोल जेनोसाइड। इट्स नॉट अ वायलेंस, इट्स अ जेनोसाइड। कल भी कुछ केसेस हुए हैं, लेकिन हमारी त्रासदी यही है कि हमने यूएन जेनोसाइड चार्टर साइन तो कर लिया, बट वी हैव नॉट implemented it, they have not made policies, and that's why these kind of things keep happening. नहीं, इसमें हिंदू जेनोसाइड देखिए, इंडियन स्टेट के लिए हिंदू जेनोसाइड को जेनोसाइड मानना और उसे नोटिफाई करना ऑफिशियली इनकन्वीनियंट है। यही क्योंकि परपेट्रेटर मुसलमान है, और इंडियन स्टेट वर्क्स ऑन द दो प्रिंसिपल्स पे काम करती है। फर्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ मुस्लिम सैंक्शन, and second, the doctrine of Muslim veto. Yes. Anything which is not sanctioned by the Muslims collectively, Indian state will not do it. और मान लीजिए बहुत प्रेसिंग कोई प्रॉब्लम है, उस पे इंडियन स्टेट ने कोई ओपिनियन बना लिया कि ये करना है, and if Muslims veto, Indian state buckles. ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। CAA पे अभी तक रूल्स नहीं बन पाए, CAA इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। 2011 के सेंसस को छोड़ के 2021 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन करने का प्रोसेस अभी उस पे निर्णय नहीं हो पाया है। वो सब चीजें जो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट्स को एम्पावर करें, वही देश में भी इस समय चल रही। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और इन्होंने ट्रिवलाइज किया हिंदू जेनोसाइड को पोस्ट पोल वायलेंस कह के। दे नॉट इवन इंडियन स्टेट ने अभी तक ये इस्तेमाल ही नहीं किया शब्द जेनोसाइड, बिकॉज दे आर। आप ये बताइए ना, 2 महीने बाद वायलेंस थोड़ी होती है पोस्ट पोल वायलेंस इज स्पोरेडिक। एक दिन हुई पोल के बाद, ये तो कंसिस्टेंटली 2 महीने कुछ दिन हो गए हैं, एंड इट्स कंटिन्यूइंग। देखिए, हमें इसका एक और इम्पोर्ट समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, इंडियन स्टेट जब भी हिंदुओं के साथ जहां पे भी जेनोसाइड हुआ है, इंडियन स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन पावर, इंक्लूडिंग द करंट वन, हैज ऑलवेज रिमेन्ड इन डिनायल। They deny the existence of a genocide. और मैं बताऊं, अगर आप जेनोसाइड एक्सपर्ट्स से बात करें, तो जेनोसाइड का क्लाइमैक्स है डिनायल ऑफ जेनोसाइड। जी, आपके साथ paralysis of state machinery.
So the climax of genocide is denial of genocide. It is something which duplicates genocide. It is something which perpetuates genocide. So Indian state is a facilitator. In fact, हिंदुओं के खिलाफ genocides होने में Indian state is the facilitator. So why should I not say that Indian state is against the Indian nation? I would not use such strong words because I still have very strong faith. No, you have to correct. No, you have to. हमें देखिए, we are not talking like communists or Maoists. Correct. जो ये believe करते हैं कि that is Indian state, that the state has to be thrown out. No, we believe that Indian state needs surgical corrections. Correct. So unless we diagnose this, we have decided in J&K, we have been facing this Islamist onslaught from the last 70 years. You are living far away, so we understand in reality कि क्या मतलब है इनसे लड़ना, किस तरीके के मॉडल ऑपरेंडी है. Therefore, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज अब ये तय किया है कि हम पर्दे डालने का काम नहीं करेंगे. We will name the problem by its real name. मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रही थी, आपकी एकजुट जम्मू इज figures in election commission's website. So do you plan to fight the elections this time? Of course, otherwise who would challenge and break this contract between Delhi and Kashmir-based Islamist establishments? If we don't fight an election here, then there's nobody who's going to raise voice against it. And until and unless the contract is challenged and broken, Jammu will never be liberated. If Jammu is not liberated, then the nation will have to, the entire nation will have to suffer the consequences. You cannot afford Jammu to fall. Jammu should not fall. If the nation has to survive, Jammu cannot fall. If Jammu falls, the nation will not survive. जी. अंकुर जी, एक बार राम माधव जी बोल रहे थे किसी मंच पे, और उन्होंने कहा था कि there is a difference between tactic, plan and strategy. तो मैं तो यही इसको sum up करना चाहूंगी कि I really hope, and I'm sure you also hope, that the strategy of central government is something which favors the Jammu state. I can tell you. No, I'm interjecting you, and I apologize for doing that. नहीं, please बताएं. पिछले 70 वर्ष के एक्सपीरियंस के आधार पे, एम्पिरिकल एविडेंस के आधार पे, मैं ये कह सकता हूं कि इंडियन स्टेट की जो स्ट्रेटजी है वो एब्डिकेशन की है. They tell you that abdication is a strategy. The grand strategy that they talk about does not exist in reality. पिछले 70 साल में वो स्ट्रेटजी सामने आ गई होती, पिछले 7 साल में वो स्ट्रेटजी सामने आ गई होती. इनके लिए एब्डिकेट करना एक स्ट्रेटजी. हाउ डू यू एक्सप्लेन कि ये उस आधार पे डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर कर रहे हैं जिस आधार पे अलगाववादियों के हाथ में सत्ता जाएगी? ये फॉल्सहुड पे डेमोक्रेसी की आधारशिला रख रहे हैं. हाउ डू यू एक्सप्लेन कि डेमोक्रेसी की आधारशिला जम्मू कश्मीर में फॉल्सहुड पे रखी जा रही है? इट्स अ शैम डेमोक्रेसी. इंट्रोड्यूसिंग शैम डेमोक्रेसी इन अ ट्रबल्ड स्टेट इज नॉट अ स्ट्रेटजी, इट इज एब्डिकेशन. एंड फॉर देम abdication is always a strategy. और यही हमारा दुर्भाग्य रहा है. Indian state believes that abdication is a strategy. It is not. I'm sure एकजुट Jammu will stand very strong against it. आप परिसीमन को 2021 के आंकड़ों पे करवाएं. और आप जब बोल रहे थे तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि शायद हम लोग पूरे भारत में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जितना बड़ा कार्य कर रहे हैं वो हम सब लोगों के बिहाफ पे कर रहे हैं. As you rightly said, जम्मू गिरा, पंजाब, दिल्ली, और फिर उसका कहीं, और ये तो एक रक्त बीज है. केरला और वेस्ट बंगाल तो गिर ही रहे हैं. केरला, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, उधर आपका लक्षद्वीप तो ऑलरेडी है, पंजाब को ये लोग कर रहे हैं. So all the bordering states are just, we all are, it's kind of a house of cards, and we have to really be very, very strong. और as a nation,
हम ये जी। सोचते हैं कि इंडियन स्टेट विल टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अस. The track record of Indian state in all those areas जहां पे इस्लामिस्ट अटैक्स रहे, हिंदू एट्रिशन जोन्स रहे, is of abdication. जब 1990s में कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया तो ना पुलिस बचाने आई ना आर्मी बचाने आई. किश्तवाड़ दंगों में ना आर्मी बचाने आई हिंदुओं को, ना पुलिस बचाने आई. जम्मू के इस्लामीकरण के प्रोसेस में, जम्मू कश्मीर के इस्लामीकरण के प्रोसेस में लेजिस्लेटिव टूल्स के खिलाफ जो हम कोर्ट्स में लड़ाई लड़ रहे थे, इंडियन स्टेट हमारा विरोध कर रही थी. इंडियन स्टेट वुड से द कोalition पार्टनर है बीजेपी पीडीपी, रोशनी एक्ट रहना चाहिए. सो हम इस मुगालते में है कि दे विल प्रोटेक्ट अस. देयर ट्रैक रिकॉर्ड इज दे हैव नॉट प्रोटेक्टेड अस. बंगाल में दे डिड नॉट प्रोटेक्ट यू, केरला में दे डिडंट प्रोटेक्ट यू, कश्मीर में दे डिड नॉट प्रोटेक्ट यू, and they believe in taking sanctions or getting sanctions from Islamists. They believe in taking certificates from communists and Islamists. So it's a takeover of the Indian state which has happened. Please understand, it's a takeover of the Indian state which has happened from within. We have to reverse it. We have to undo it. That's a responsibility that we have to take on our shoulders. So therefore, we cannot be we have to all decide that we have to call the problem by its real name. J&K में problem जिहाद की है. Jihad is a war form. That is how you have to fight it. हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम ये है कि इंडियन स्टेट विमुख हो गई है राष्ट्र से. You have to do surgery. You can't keep on validating, justifying the conducts of the Indian state. You can't dismiss the abdication of the Indian state as some kind of a strategy. There's no, what was the strategy in Bengal? People died, people are dying. What kind of a strategy are we talking about? What kind of a strategy Indian state has? What is this strategy in not notifying Hindu genocide? What is this strategy in handing over power again back to the gang, the Gupkar gang, the anti-nationals? What is the strategy in handing back these democratic institutions back to them when they have used your democratic institutions to attack you, to destroy you, when they have subverted your democracy? What is the strategy in handing over democracy to subverters of democracy? There's no strategy. Your Indian state this Indian state has been taken over from within. That's the reality. And I think we have to fight it. We should fight it wholeheartedly. And there are ways. और हम लड़ रहे हैं. हमने इनके बनाए हुए कानून ध्वस्त करवा. Sitting chief minister को पकड़ के बहुत बड़ा काम कराया आपने. बहुत बड़ा काम. राष्ट्रीय एक्ट के खिलाफ तो आपका मतलब बहुत बड़ी जीत थी आपकी. तो ये कलेक्टिवली पूरे देश पे होने की आवश्यकता है. मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल को ध्वस्त करने की आवश्यकता पूरे देश के जरिए से होनी चाहिए. 370 35 से हमने खत्म करवाया. अभी भी इंडियन स्टेट ये कहती है कि 370 और 35 इसलिए खत्म किया क्योंकि ये डेवलपमेंट के रास्ते में आड़े आता था. इट इज नॉट रेडी टू स्पीक द ट्रूथ. इट इज नॉट रेडी टू स्पीक द ट्रूथ. ये नहीं कहती कि 370 और 35 से पाकिस्तान को निर्मित करता था भारत की सेक्युलर पॉलिटी और सेक्युलर टेरिटरी के अंदर. विदिन द स्टेट ऑफ इंडिया. विदिन द स्टेट ऑफ इंडिया. चलते चलते एक प्रश्न में आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगी. अभी जो ये सिख बच्चियों के धर्मांतरण हुआ है, जो कि होता आ रहा था, मैं कुछ आंकड़े पढ़ रही थी, होता आ रहा था, पर इस बार खुल के बच्चियां भी सामने आई और हम सब लोगों ने ये आवाज उठाई. तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो कंटिन्यूअस जेनोसाइड का एक और सबूत आपके सामने आ गया. जेनोसाइड कोई वन टाइम फिनोमेना नहीं, ये कालखंड में चलता है, ये जनरेशंस के साथ चलता है. they belong to a community which they believe has to be invaded, has to be converted, has to be destroyed. Islamization of Himalayas will never be complete if 100 Islamization of J&K does not happen. So उसी क्रम में चलता हुआ ये काम है. मेरे सिख लीडर्स के साथ भी बातचीत होती रहती, जो कश्मीर में डर के मारे उन्हें बोलने नहीं दिया जाता. आपने ये देखा कि जिस समय जम्मू से आवाज उठी, दिल्ली से कुछ सिख संगठन वहां पे गए, वहां के सिख संगठनों ने भी आवाज उठाई इसके खिलाफ. इकोसिस्टम ऐसा बना कि सिख समुदाय जो विक्टिम समुदाय है उसे परपेट्रेटर समुदाय से माफी मांगनी पड़ी कि हम ज्यादा बोल रहे हैं. कमाल हो गया. ये तो जिम्मेवारी मेजॉरिटी कम्युनिटी थी कि उनके
तमाम लीडर्स, स्पिरिचुअल, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के, वो बाहर आके माइनॉरिटी समुदाय को आश्वासन देते, सांत्वना देते और डिसोन करते ऐसे एलिमेंट्स को जो काम कर रहे हैं. लेकिन नो, सिंस दे डू नॉट डिसोन एनीथिंग, they do not disown the concept of conversion, the very concept which is genocidal in nature. They did not do it. और आपने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटी उनसे माफी मांगने जा रही है कि आपने हमारे विरुद्ध जो प्रताड़ना जो की है उसको लेके हमने ज्यादा आवाज उठा दी, हमें माफ कर दीजिए, प्रतिकार ज्यादा हो गया. That is the प्रतिकार ज्यादा हो गया, उसमें माफ कर दीजिए. That is the situation here, and that's called as imposition of Islamic will, the doctrine of imposition of Islamic will. It is the will of Islam that you can't cross lines with them. And Hindus and other communities voluntarily follow this doctrine. We draw lines. हमें जब ये लगा कि हमने ज्यादा बोल दिया, हम जाके वहां पे apologetic हो रहे हैं. So this ecosystem is strongly supported in Jammu and Kashmir and backed by the Indian state itself. That is why it is happening. Otherwise, central government का control होने के बावजूद इस तरीके की चीजें नहीं होती. और 10 से 15 सिख लड़कियां, नॉन मुस्लिम लड़कियां हर साल कन्वर्ट की जाती हैं, धोखे से, जबरन, हर इलीगल तरीका इस्तेमाल करके. अंकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए. हमारी समस्त शुभकामनाएं हैं आपकी एकजुट जम्मू की पार्टी के लिए. मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जितनी ऊर्जा से और जितने पैशन से आप इस कार्य में लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से, आपकी पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में बहुत बहुत सफलता प्राप्त हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है. आपसे जल्द मुलाकात होगी. जब आप विजयी होके जम्मू इलेक्शंस में आएंगे तो हम आपसे फिर एक बार मिलेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.